नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। जनहित टाइम्स के लिए मैं नितिश ठाकुर। मौसम विभाग, ये नाम सुनकर आपके मन में कई सवाल भी आते हैं और कई बार लगता है कि भाई क्या कर रहे हैं ये लोग? मतलब कभी बारिश की बात करते हैं तो धूप आ जाती है और कभी धूप की बात करते हैं तो बारिश आ जाती है। अब आप चाहे इनसे नामंजूर रहे या फिर आपको लगे कि भैया गलत भी बता रहे हैं, सही भी बता रहे हैं, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसे ही मौसम विभाग से जुड़े हैं हमारे साथ आज उत्तराखंड से विक्रम सिंह जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आज कई चीज़ों पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मौसम विभाग काम करता है। और हाल ही में जो बादल फटने की घटना हुई, उन सब चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं जानना चाहता हूँ कि मौसम विभाग किस तरीके से काम करता है? कैसे अनुमान लगाया जाता है कि अब बारिश होने वाली है या फिर किन टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करके आपस में आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं? देखिए, जो फोरकास्टिंग है वो एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई अपने उससे कर लेगा जो है। तो उसमें सबसे पहले आपका जो नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, चाहे वो सरफेस ऑब्जर्वेशन है, अपर एयर ऑब्जर्वेशंस है। उसके बाद आपके पास मॉनिटरिंग टेक्निक्स है जिसमें कि सैटेलाइट्स है, रडार्स है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जिसमें कि लगातार जो है रिकॉर्डिंग जो है मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स की होती रहती है। ये सब डेटा को जो है आज तो जो फोरकास्टिंग है मेनली न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल के बेस पर है। तो जो भी सब फिजिक्स मैथमेटिक्स उसमें यूज होती है, एक प्रोग्रामिंग किया गया है और उसमें ये सब डेटा जाएगा। तो ये जी, डेटा सुपर कंप्यूटर हमारे हेडक्वार्टर पे है, दिल्ली में लगा है। तो उसमें ये जी, सब डेटा जाएगा, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है वो उसको प्रोसेस करेगा। और इसमें ऐसा नहीं कि केवल इंडियन रीजन के ही जो है ऑब्जर्वेशन उसमें जाएंगे, बल्कि ये एक ग्लोबल फेनोमेना है जो आपका वेदर एक्टिविटी है। और ये मूव होगी अभी सपोज पाकिस्तान पे आप देखेंगे, अगले दिन जो है इंडिया पे आ जाएगी, अगले दिन जाके वो चाइना में भी चली जाएगी। तो जी, उसको कंटिन्यूटी को मॉनिटर करने के लिए, उसको थोरोली कैप्चर करने के लिए तो जो डेटा है वो ऑल ओवर द ग्लोब एक्सचेंज होता है। तो जी, वो सब डेटा जो है एक तरह से जो ग्लोबल ग्लोबल मॉडल्स है उसमें वो जाएगा, वो प्रोसेस करेगा। तो फिर जो डिफरेंट मीटेरोलॉजिकल पैरामीटर्स उनको आगे 3 दिन 5 दिन या 10 दिन तक का जो है वो फोरकास्ट हमको जनरेट करके देता है। जी, फिर उस चीज़ को जो फोरकास्टर है वो उसको देखेगा कि कितनी इसमें जो है हमको लग रही कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये चीज़ हो सकती है। और ये जो सिस्टम अभी प्रेजेंट में हमको सैटेलाइट में या जो रडार में दिख रहा है, इस लोकेशंस पे है और ये आगे इतने दिन में मूव कर जाएगा, और क्या इसकी इंटेंसिटी बरकरार रहेगी नहीं रहेगी। तो वो सब चीज़ें भी वो जो है देखेंगे उसमें। तो उसके बाद आप जो है कि जो बुलेटिन है वो तैयार करते हैं, वो सब इनपुट्स लेके, चाहे आपके पास एनालिसिस है या मॉडल की आउटपुट आपको जो मिल गई है, तो सब चीज़ों को लेकर के फिर आप जो है एक फोरकास्ट जनरेट करते हैं। तो यही है कि अच्छी हुई है फोरकास्ट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और रेन के बाद धूप भी निकलेगी, ऐसा नहीं है कि रेन हो रही तो रेन ही होती रहेगी। वो सब जी, चीज़ें तो होंगी। तो एक चक्र है उसका जो है मौसम का। तो वो सब चीज़ें बिल्कुल है और फोरकास्ट जनरेट की जाती है, बुलेटिन दिए जाते हैं। और इसमें भी जो डिफरेंट टाइप की फोरकास्ट दी जाती है, जो फोरकास्ट हम 5 दिन के लिए दे रहे हैं या 7 दिन तक के लिए दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मीडियम रेंज फोरकास्ट आप उसको बोलेंगे। फिर जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है तो उसमें फ्यू मिनट से लेके 3 आवर्स या 6 आवर्स तक का इस तरह का वो दिया जाता है। तो वो नाव कास्ट रेंज में आएगा। तो उस तरह की जो जो डे डे की जो एक्टिविटी है, तो उसको नाव कास्ट में अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा सटीक मिलेगा कि किस समय और कहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रही है। तो स्केल की जब बात करते हैं तो स्केल इसमें जब हम आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जनरली हम लोग दे रहे हैं। फिर साथ में ये कि जो सिटी फोरकास्ट वगैरह भी है, जो मॉडल से आउटपुट्स है उससे जो जनरेट हो रही है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हम करके कि हाँ इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, तो वो चीज़ें दी जा रही है और लोग उसका जो है काफ़ी फायदा ले रहे हैं। जी। धन्यवाद सर ये सब बताने के लिए। अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक टेक्निकल टर्म बहुत यूज़ होता है, डॉपलर रडार। इसके बारे में थोड़ा हमें बताएँगे कि ये डॉपलर रडार होता क्या है? देखिए, डॉपलर वेदर रडार जो है, डॉपलर प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा होगा तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे बना है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो, जहाँ पे आपने रडार सिस्टम को लगाया है,
तो उसमें एंटीना होता है और वो जनरेट करेगा जो है सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जो है वेवलेंथ की जो है जो वेव्स है वेव पैकेट्स है उसको जनरेट करेगा। तो जो सराउंडिंग में क्लाउड है या ऐसा कोई वेदर जो फॉर्मेशन हुआ है तो उसको जो उसमें ड्रॉपलेट्स है उससे वो फिर स्कैटर्ड होके वापस जो है रिसीव उसमें वो चीज़ हो जाती है। तो अभी ये जो डॉपलर वेदर सिस्टम है हर 10 मिनट में आपको इसका स्कैन मिल जाता है कि जो जहाँ पे भी जिस लोकेशन पे लगाया गया है तो इनकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर तक की भी है। वो डिपेंड करेगा सिस्टम की जो कितना स्ट्रेंथ का आपने लिया है। तो अराउंड द radar center, so suppose it has 100 किलोमीटर रेडियस, तो उसके 100 किलोमीटर के विद इन कोई डेवलपमेंट अगर हो रहे हैं, कोई क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है तो उसको पूरी तरह से कैप्चर करेगा। और उसको आप फिर जो कैप्चर होती चीज़ें इकोस की जो मिलती हैं तो उससे आप एसेस कर सकते हैं कि किस तरह की रेंज जो है कौन से लोकेशन पे दे सकता है। और इसको जीआईएस बेस्ड करने की कोशिश की जा रही है। पूरा जो है कुछ चीज़ें उसमें ऑलरेडी जीआईएस बेस्ड उस पर प्लेटफॉर्म पे वो मिल रही हैं। तो आप एकदम लोकेशन स्पेसिफिक जिस समय एक्टिविटी हो रही है तो कितनी रेनफॉल दे सकता है इस तरह की चीज़ आप ये बता सकते हैं। तो डॉपलर वेदर सिस्टम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उससे जनरेट करेगा भेजेगा और जो सिस्टम है क्लाउड है उससे फिर वापस जो है रिफ्लेक्ट होगी या स्कैटर्ड होगी और बैक रिसीव होता है। तो उसका जो सिग्नल है उसका कितना स्ट्रेंथ वो रिसीव हो रहा है उसी बेस पे फिर जो है जो आपके जो क्लाउड की स्ट्रेंथ है किस तरह का क्लाउड डेवलपमेंट है वो हम बता सकते हैं। और उससे किस तरह की रेन वगैरह मिल सकती है या और भी चीज़ें उसके साथ विंड वगैरह कैसी एसोसिएटेड होगी तो वो सब इंफॉर्मेशन दी जा सकती है जी। अच्छा, एक सवाल मैंने जब अपने एक मित्र को बताया कि भाई हम जा रहे हैं इंटरव्यू करने, तो उनके मन में एक बड़ी जिज्ञासा उठी कि एक बात बताओ यार, जो गूगल जो हमें वेदर फोरकास्ट बताता है, क्या वो भी आईएमडी और इन सब विभागों से लेके ही बताता है या फिर वो अपना एक अलग सिस्टम लगाए हुए बैठे और आईएमडी अपना एक अलग सिस्टम लगाए हुए बैठे और दोनों अपना अपना अनुमान लगाते हैं? ठीक है। जो गूगल में बहुत सारे ऐप है जिसमें कि आजकल एक्वा एक्वा वेदर है इस तरह के ऐप है तो वो आईएमडी के नहीं है। जी। तो ये कुछ कंपनीज है जो उसको चलाती हैं। तो ऐप में भी जनरली है क्या जो मैंने बोला है जो मॉडल प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसी से वो पिकअप करके एक वो दे देगा कि कितना दे रहा है। उसमें उसका वैल्यू एडिशन कुछ नहीं है। उसमें जो एक फोरकास्टर है वो कुछ उसमें नहीं कर रहा है। वो सिंपली जो है जो आपने डेटा मॉडल में इनपुट दिया मॉडल ने प्रोसेस करके आउटपुट आपको दे दिया तो उसी को उसने लोकेशन में वगैरह जीआईएस पे करके आप जहाँ पे भी जिस लोकेशन पे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक वो जस्ट मॉडल जनरेटेड इंफॉर्मेशन है। तो जैसे मैंने बोला अभी कि मॉडल से हमको जो प्रोडक्ट मिले उसमें आप अपना जो वैल्यू एडिशन करना है वो चीज़ें करने के बाद जो क्या हैवी रेन यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी या किस तरह की एक्टिविटी रह सकती तो वो चीज़ हमें एक बुलेटिन से या उस चीज़ को तैयार करके तब हम देते हैं। या इसी तरह जो सिटी फोरकास्ट वगैरह जैसे मैंने बोला आईएमडी जो जनरेट करती है तो वो जी। पूरी चीज़ को देखती है कि सिस्टम किस तरह से हमारे यहाँ मूव कर रहा है प्रेजेंट में क्या स्थिति है। तो उसी तरह से फिर उसमें जो है हम वैल्यू एडिशन करते हैं तो वो ज़्यादा आपको यूजफुल हो सकती है देन कि हाँ ठीक है जब तो लार्ज स्केल एक्टिविटी हो रही है तो आप उसमें भी रेनफॉल मिल गई या जो आपको आप देख रहे हो और जो आईएमडी ने दिया है उसमें भी आपको दिख रहा है तो आपको लगेगा हाँ ठीक है दोनों में मिल रहा है। लेकिन जब क्रूशियल टाइम होगा तो आप देखेंगे कि वो जो है जो गूगल वाला वो आपका जो आप बोलोगे कि इसमें तो 4 दिन तो गलत ही आया है तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मतलब आईएमडी सटीक है कहीं ना कहीं और ये गूगल और इन सब वेबसाइट से। बिल्कुल जो हमारा कहने का मतलब आप कंसेप्ट को समझिए कि जो गूगल वगैरह पे है वो कोई फोरकास्टर उसको कुछ उसमें चेंजेस नहीं करता है। सिंपल जो मॉडल से मिल गई चीज़ उसी को आगे दिखाता है। लेकिन हम यहाँ पे जो अपना वैल्यू एडिशन करते हैं कि हमको पता है कि आज देहरादून में बारिश होगी कि नहीं होगी तो हम उसको रखेंगे नहीं होगी तो फिर नहीं रखेंगे। तो ये सब चीज़ें उसमें है। जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप कुछ टर्म्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, अनलाइकली, वेरी लाइकली, मोस्ट लाइकली और लाइकली। ये 4 टर्म्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं हमें। हाँ बिल्कुल देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग जो है। जब मोस्ट लाइकली है तो भाई 75% से ज़्यादा चांस है कि अराउंड 100% चांसेस कि वो इवेंट जो है या वो एक्टिविटी जो है मिलने वाली है।
जी। लेकिन जब आप उससे नीचे आ जाएंगे, वेरी लाइकली पे आते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 50 से लेके 75% के बीच उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है। तो इस हम्म। तरह से इसीलिए ये यूज की जाती है टर्म्स जो है। इससे आप नीचे आ जाएंगे, लाइकली पे आ जाएंगे तो 25 से 50 पे आ जाएंगे, और उससे नीचे अनलाइकली है तो कम चांसेस है उसके काफ़ी इवेंट के अकरेंस के। लेकिन हाँ, ये कि थोड़ा बहुत किसी एक जो एक्टिविटी दिखा रहे हैं उसकी संभावना हो सकती है, बट कम संभावना। तो ये चीज़ें बिल्कुल अंडरस्टैंड करने की रहती है कि जो बुलेटिन को देखें कि भाई कितनी संभावना उस चीज़ की जताई गई है, तो उसी तरह से आप उसको देखेंगे कि वो चीज़ें जो है आप यूज कर सकते हैं। जी। अब थोड़ा ना कुछ राज्यों की ओर चलते हैं। मैं खुद बिहार से आता हूँ। बिहार और असम वाले बड़े परेशान रहते हैं बाढ़ से। बाढ़ ग्रसित इलाकों में आते हैं, बिहार के कई जिले आते हैं और असम तो पूरा ही बाढ़ में हर साल डूब जाता है। तो इस पे क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट इस चीज को बांधने में काम क्यों नहीं करती है कि किस तरीके से बाढ़ों को रोका जाए असम और बिहार के लिए खासकर? नहीं, देखिए जैसे बिहार है तो नेपाल से लगा हुआ है, पूरा हिमालय उसके नॉर्थ में है। इसी तरह जो ब्रह्मपुत्र वैली आप पूरा उसका अगर कैचमेंट देखेंगे तो बहुत बड़ा कैचमेंट है। तो जब बारिश होती है पूरे उस एरिया में और अच्छी बारिश होती है, लगातार बारिश चलती है और अमाउंट ज़्यादा है, जब एक्टिविटी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो उसका एक नॉर्मल कोर्स है उससे वो फिर वो फैलता जाता है पानी। और आप जैसे देखते हैं कि बारिश है, जब यहाँ मानसून सीजन में ऑलरेडी सभी जगह बारिश मिल ही रही है, तो जब रहेगी तो वो जो जब फैलेगी तो पर्कोलेशन उतना नहीं होगा, तो वो ज़्यादा जो एक फ्लड की सिचुएशन है वो बनाती है। तो ये तो हर सीजन में बिल्कुल रहता है, और इसको बहुत बड़ा सॉल्यूशन कोई मुझे नहीं लगता कि आप उसका ढूंढ सकते हैं। और ये मानसून सीजन के दौरान ये चीज़ देखने को तो मिलेगी, क्योंकि अगर गंगा जी में आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? आप चारों तरफ उसके वॉल करके या इस तरह करके पूरे बिहार या और भी जगह जो इतना चीज़ नहीं हो सकता है। तो वो बिल्कुल, एक बिल्कुल। है परपेचुअल प्रॉब्लम है, ड्यूरिंग द मानसून सीजन वो रहता है। जी। अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि पूरे देश में कहीं बारिश आ रही है, कहीं बादल फट रहा है, कहीं फ्लड है, हर जगह अलग-अलग सिचुएशंस है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के इलाके वाले बड़े परेशान हुए पड़े कि भाई साहब बारिश नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वहाँ तो दिल्ली में ऑफिस हमारा है, तो वो फोरकास्ट देता है और वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस दिन ज़्यादा संभावना है कि बारिश मिलेंगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि अब जो सिस्टम जैसे बोला गया था पीछे 2-3 दिन पहले कि अब ऊपर को शिफ्ट कर रहा है, अभी तो थोड़ा जो मानसून ट्रफ थी साउथ वर्ड थी, तो उसकी जो ज़्यादा एक्टिविटी थी आपका मध्य प्रदेश है या फिर साउथ राजस्थान था, गुजरात था, या इधर है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, उन एरियाज में ज़्यादा रही है। लेकिन अब जी। जैसे जैसे नॉर्थ के ऊपर को शिफ्ट होंगी तो आप देखेंगे कि अब इस वीक जो है, आगे 3-4-5 दिन जो है, तो इसमें दिल्ली में भी राहत मिलेगी, दिल्ली में भी बारिश मिलेगी। तो वो वही मैंने बोला है कि जो देखिए एक मीटियोग्राम है या एक जो मॉडल फोरकास्ट है वो कोई दिखा सकता है, लेकिन एक्चुअल में किस तरह सिचुएशन है बन रही है, तो उनको डे टू डे मॉनिटर करके आप जो फोरकास्ट देते हैं तो उसको देखना पड़ेगा। जी। चलिए अब हमारे एक स्पेशल सेशन की ओर चलते हैं। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। उन्होंने कहा कि उनका एक बड़ा अटपटा सा बयान है, अटपटा कह लीजिए, कई लोग ने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया और कई लोगों ने इस चीज का साथ भी दिया, इस चीज के बारे में सोचने पे भी मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि बादल फटने के पीछे विदेशी साजिश है। मतलब अगर कहीं अपने भारत में कहीं बादल फटता है या फिर कहीं बहुत तेज बारिश हो जाती है, तो उसके पीछे पीछे उन्होंने कहा कि विदेशी साजिश है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं, इसमें तो ऐसा संभव नहीं है। बादल फटने में अगर कोई साजिश वाली बात है, वेदर मॉडिफिकेशन की जो चीज़ें हैं अभी तक जो लोगों ने की हैं या करते हैं, तो वो अलग तरह की हैं, और उसमें अगर कर रहे हैं तो पता भी लगेगा आपको कि कोई इस तरह का अगर कर रहा है। और जी। बाकी जो आगे कुछ क्लेम कर रहे हैं लोग इस तरह का भी कि हाँ हम जो है कुछ डिस्टेंस से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अब हमने उसको नहीं देखा प्रैक्टिकली कि हाँ कैसे हो सकता है या इसका कोई प्रमाण है, तो ऐसा हमारे नॉलेज में तो नहीं है। जी। चलिए अगर बादल फटने की बात हो रही है तो थोड़ा आप बता देते कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या चीजें होती है और किस तरीके से माना जा सकता है कि हाँ अगर यहाँ पे इकट्ठे पानी गिरा है तो ये बादल फटना ही है। क्या मापदंड होती है इन चीजों के बारे में? देखिए बादल फटने के लिए तो जो
क्राइटेरिया अगर बात करें, लिटरेचर की अगर बात करें, तो उसमें यही रखा गया है कि भाई 10 सेंटीमीटर रेनफॉल, 100 मिलीमीटर रेनफॉल अगर आपको जो है विद इन 1 आवर मिल जाती है या उससे ज़्यादा मिलती है, तो उस चीज़ को हम जो है क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे। एक चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये भी कह सकते हैं कि कुछ उसका एरिया भी होना चाहिए, कम से कम 5 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर, और इससे इस एरिया में इतनी रेन हो, तो तब ये अच्छा खासा जो है आप ये कह सकते हैं कि फ्लैश फ्लड है, या जो जल भराव जो हो जाएगा अच्छा खासा, तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, होती है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो उत्तराखंड में तो अभी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हमारे यहाँ काफ़ी लगे हैं, तो उसमें आवरली जो रिकॉर्डिंग रेनफॉल है उसमें इस तरह की चीज़ें मिलती है। और ख़ासकर जैसे आप देखें जो नैनीताल वाला जो एरिया है, तो उसमें हमको ये यही मिलती है बीच बीच में ऐसी ऐसी इवेंट्स जो है, जिसमें कि जो है 112 मिलीमीटर या 117 मिलीमीटर रेनफॉल जो आपको विद इन 1 आवर वो मिली है। अब चूंकि वहाँ पे जो है स्लोप्स हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम वो ठीक है, तो बहुत दिक्कत नहीं होती है, पानी जो बरसा हो तो निकल भी जाता है। और हाँ, ये भी कहूँगा कि उसका जो एक्सटेंट है वो भी ज़्यादा लार्ज नहीं थे, ओरोग्राफ इसमें रोल प्ले करती, तो जो थंडरस्टॉर्म सेल है किसी लोकेशन स्पेसिफिक में ठीक है, आधा 1 किलोमीटर में वो जो है छोटे सेल बनते हैं जनरली, लेकिन हाँ डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है और इस तरीके रेनो दे जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने से कोई ऐसी दिक्कत तो यहाँ हुई नहीं है, बल्कि इसी सीजन में भी एक दो इवेंट ऐसी रही है कि जिसमें जो है जो रेनफॉल है वो इससे रेंज में हमको मिले हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि क्लाउड बर्स्ट ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में ही क्यों होते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, वही है कि देखिए जैसे मानसून सीजन है, तो मानसून सीजन में ही इस तरह की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है, पहली बात तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि जो मानसून फ्लो है हमारे को प्लेन से आएगा, अरबिन सी साइड से आ जाता है और यहाँ पे रुक जाएगा अगर उत्तराखंड के हिल्स पे, या इसी तरह बे ऑफ बंगाल साइड से भी आ जाएगा, तो भी हिल्स उसको जो अपसेट करती है। तो कहीं ना कहीं जो अच्छा मॉइस्चर फ्लो जब है और हिल के अक्रॉस वो राइज करेगा, और साथ में जो एनवायरनमेंट है थोड़ा वो जो अनस्टेबल है, तो ये जो चीज़ें हैं ये जो मिलती है, आप ये कह सकते हैं कि जब मानसून अराइवल होता है शुरुआत में, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। उस समय क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो है अनस्टेबल होता है, काफ़ी हीटिंग होती है, गर्मी का मौसम होता है, और जब मानसून आने की शुरुआत होती है, तो जो मॉइस्चर है वो काफ़ी एबंडेंस में मतलब आगे बढ़ना शुरू करता है। तो एक अनस्टेबल एटमॉस्फेयर हो गया, मॉइस्चर फ्लो हो गया, और जो ओरोग्राफी है, तो यहाँ पे जो अकरेंस का मेन रीजन यही है कि ओरोग्राफी जो है वो उसको सपोर्ट करती है, जो मॉइस्ट एयर को लिफ्टिंग करने में जो है वो सपोर्ट करती है। तो वेदर सिस्टम तो मूव कर ही रहा है, तो ये एडिशनल उसको जो है एक सपोर्ट यहाँ मिलता है। तो आप देखते हैं कि जब मानसून का अराइवल जब होना है उस समय ऐसी एक्टिविटी मिल जाती है, या बीच में आप देखेंगे कि काफ़ी दिन बारिश नहीं हुई, तो फिर से हीटिंग हो रही है, कुछ अनस्टेबल हो जा रहा है एटमोसफियर, फिर से मानसून फ्लो अगर अच्छा आ रहा है, या कोई सिस्टम है पश्चिम विक्षोभ वगैरह भी निकल रहा है, जो फिर इसको और एक्सेंचुएट करता है, तो तब आप देखते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी मिलती है। तो यहाँ पे फेवरेबल इसीलिए है, ओरोग्राफी इसमें रोल है। पश्चिमी विक्षोभ इस दौरान अगर मूव करेंगे मानसून सीजन में, तो वो भी उसको जो डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड में काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह की तब एक्टिविटी वो बिल्कुल मिलती है। जी। चलिए, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि अगस्त 2008 में बीजिंग ओलंपिक चल रहा था। उस टाइम पे जो चाइना का मौसम विभाग था, उसने कहा था कि बारिश हो सकती है, और बारिश नहीं हुई। जिस दिन ओलंपिक होना था, उस दिन बारिश नहीं हुई, तो उन्होंने अपने आप को सही ठहराने के लिए नकली बारिश करवा दी थी, जिसे हम आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल रेन की टेक्नोलॉजी 63 देशों के पास है, जिसमें से एक भारत भी है। तो आप कोई ऐसा वाक्य बता सके और थोड़ा इसके बारे में इलैबोरेट करके बता सके कि आर्टिफिशियल रेन क्या है और कैसे इसको करवाया जा सकता है, और कोई एक ऐसा वाक्य जब भारत ने आर्टिफिशियल रेन करवाया हो। आर्टिफिशियल रेन जो है देखिए वो क्लाउड सीडिंग उसको बोला जाता है। तो पहले ही तो चीज़ ये है कि जो क्लाउड है वो ऑलरेडी होना चाहिए, आपको जो एग्जिस्ट करना चाहिए जो क्लाउड है। तो क्लाउड फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके एरिया में जहाँ आप है ऑलरेडी है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो अगर आप उसमें सर्टेन केमिकल्स स्प्रे करते हैं, तो जो कि एफिनिटी रखते हैं वाटर के लिए या मॉइस्चर के लिए, तो ऐसा ऐसा जो केमिकल आप स्प्रे करेंगे, तो अगर मॉइस्चर सफिशिएंट है
तो ऐसा होता है इसमें कि जो मॉइस्चर अवेलेबल है, लेकिन जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाइज है वो अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, तो कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू नहीं हो पा रहा, रेन नहीं हो रही है। तो अगर आपने जो केमिकल स्प्रे करके जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है एक तरह से आपने प्रोवाइड कर दिए, तो वो जो मॉइस्चर है, जो क्लाउड है, वो फिर क्लाउड ड्रॉपलेट बनाना शुरू करेगा और रेनफॉल हो जाएगी। तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन इसका रिवर्स भी होता है कि ऑलरेडी जो है जो क्लाउड बना है और उसमें जो आपके कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है वो सफिशिएंट है, तो बारिश हो जाएगी। लेकिन आपने क्या करें, उसमें क्लाउड सीडिंग करा दिया, आपने केमिकल स्प्रे कर दिया, तो जो ड्रॉपलेट साइज थे पहले थोड़े बड़े थे, एक ऑप्टिमम नंबर उसको ऑलरेडी था, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया जो है, तो और जो क्लाउड जो है ख़त्म हो गया एक तरह से। तो इसमें दोनों तरह के रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इसीलिए इसको बहुत ऐसी टेक्निक नहीं है, वो ठीक है उन्होंने उसको करके वो चीज़ हुआ या किया थोड़ा बहुत जो है, तो रोकने में ज़्यादा बल्कि इसको यूज कर सकते हो आप, कि आप जी केमिकल स्प्रे कर देंगे तो जो ड्रॉपलेट साइज है वो कम हो जाएंगे, और जो ज़्यादा हैवी रेन पड़नी थी वो नहीं पड़ेगी, तो उसमें ज़्यादा यूज हो सकता है, रेन करवाने के लिए उतना यूज नहीं होता। जी। आजकल यूपी के कई जिलों में सूखे के बड़े आसार चल रहे हैं। उसके बारे में आप थोड़ा बता सकें कि क्या इसको कैसे किया जाएगा और कैसे सँभाला जाएगा इन फ्यूचर? नहीं, देखिए जो मानसून की जो फिर जैसे फोरकास्ट की बात करें तो हम सीजन की भी फोरकास्ट आईएमडी देता है, और ये दिया गया कि जो पूरे अगर कंट्री की बात करें तो वो नॉर्मल मानसून रहेगा, अच्छा अच्छी एक्टिविटी मिलनी चाहिए, नॉर्मल एक्टिविटी बिल्कुल रहेगी। लेकिन अब अगर फिर आप स्टेट वाइज जाएंगे तो आप देखेंगे किसी स्टेट में ज़्यादा एक्टिविटी है, किसी में कम भी रह जाती है। तो वो चीज़ तो देखो उतना, उसमें पहले से 3-4 महीना जो है पहले वो ऑल इंडिया लेवल पे ही उसको लेता है, और उसमें जो पैरामीटर है उसके साथ जिनका कनेक्शन अच्छा है, तो उन्हीं को एनालाइज करके वो चीज़ें एक तरह से निकाली जाती है। तो पूरे मानसून की बात करेंगे आप देखेंगे कि जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे अब स्टेट स्पेसिफिक जाए तो ऐसा रहता है कि कभी किसी स्टेट में थोड़ी कम बारिश है, किसी में ज़्यादा है। तो अभी तक जो बात कर रहे हैं तो अभी तक सेम ही चीज़ है कि जो हमारी मानसून ट्रप या मानसून सिस्टम था, तो नॉर्मल से थोड़ा साउथ था, तो अभी तक एक्टिविटी साउथ में अच्छी हो रही है। लेकिन अब जैसे ही ये ऊपर अब मूव करना शुरू किया तो आप देखेंगे अभी 4-5-6 दिन जो है यूपी में भी अच्छी बारिश मिलने वाली है, तो आप देखेंगे अभी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये देखो इंट्रा सीजनल इसको फ्लक्चुएशन बोलते हैं, एक होते हैं इंट्रा एनुअल फ्लक्चुएशन से, एक इंट्रा सीजनल है। तो इंट्रा सीजनल इसको फ्लक्चुएशन बोलेगी, मानसून ट्रफ अपने नॉर्मल पे रहेगी या थोड़ी नॉर्थ को रहेगी, तो जो नॉर्थ इंडिया है या प्लेन से नॉर्थ गई इनमें अच्छी बारिश हो जाएगी। साउथ को चली जाएगी तो शायद बारिश हो कम हो जाती है, फिर साउथ में ज़्यादा बारिश होगी, या जो सेंट्रल इंडिया उस पर ज़्यादा अच्छी बारिश होगी। तो ये फ्लक्चुएशन तो बिल्कुल होते हैं, तो उसको पहले से आप नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा होगा। जी। हाल ही में अमरनाथ में बादल फटने से 16 लोगों की मौत हो गई। 40 लोग आज भी लापता हैं। अब ऐसे में अमरनाथ हो या केदारनाथ, कहीं पे भी बादल फटने का हादसा होता है, तो उससे पहले क्या मौसम विभाग के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, जो उस चीज़ के बारे में पता लगा सके, उस चीज़ का आकलन कर सके? या फिर क्या मौसम विभाग ऐसी टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट पे काम कर रहा है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए जो फोरकास्ट है वो दी जा रही है पहले से ही, जब भी जैसे अभी आज की अगर आप बात करिए, या कल से हमने दे रखा था कि 19-20 में जो है जो बारिश की एक्टिविटी है उत्तराखंड में बढ़ने वाली है, हैवी वेरी हैवी रेंस भी मिलेंगी, जिससे भी आज भी अगर कहें तो हैवी वेरी हैवी रेंस के लिए बोला हुआ है, साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेंस तक के लिए बोला है, जो सर्टेन डिस्ट्रिक्ट है उनको दिया गया है। तो अब आप देखते हैं कि जो मानसून सीजन है पहाड़ों में अगर आप जा रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो जो लैंडस्लाइड है, तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, और जब रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी तो लैंडस्लाइड की जो इंसिडेंट्स हैं वो भी बढ़ जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत कॉशियस होकर चलना पड़ेगा, तभी आप बचाव कर सकते हैं। इसी तरह जब गाढ़ गदेरों में पानी बढ़ता है तो उसके आसपास जो उसको आर पार कर रहे हैं लोग जो है, उनको बड़ी प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो एक्सीडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे जो जो नंबर ऑफ कैजुअलिटी जो बढ़ती है। तो जहाँ तक क्लाउड बस्ट की बात है, तो जैसे मैंने बोला क्लाउड बस्ट जो इवेंट है, जो उसका डेवलपमेंट है वो विद इन आवर्स होगा और ख़त्म भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो बहुत पहले से या बहुत ज़्यादा समय से आपको नहीं पता लगेगा कि जो ये कहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो उसके लिए जो रेडार है, तो ये यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है, जो 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 डॉपलर वेदर रेडार है,
तो इससे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है और ये हर 10 मिनट में आपको जो है इंफॉर्मेशन देता जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आधा घंटा पहले आप लोकेशन स्पेसिफिक को वार्न कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ जो बारिश है वो इतनी पहुँच गई है कि अब दिक्कत इसमें अच्छी खासी हो सकती है। तो बिल्कुल जी, उसको यूज़ किया जाता है, देते हैं हम लोग जो नाव कास्ट में हैं। तो वो चीज़ का अगर इस तरह का है तो लोकेशन स्पेसिफिक को मेंशन भी करते हैं कि हाँ यहाँ पे जो एक्टिविटी है अभी तक पिछले 15 मिनट में या आधे घंटे में इतनी रेन हो चुकी है और अभी जो सिस्टम है वो दिख रहा है अभी भी है, क्लाउड डेवलपमेंट वहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। तो हम आगे बोल सकते हैं कि हाँ अब ये जो है यहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए लोगों को, ये इस तरह की चीज़ है। जी, जब आप केदारनाथ जी की बात करते हैं तो वो तो लार्ज स्केल होती, 3-4 दिन बारिश हो रही है, वो कोई क्लाउड बस्ट एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है कि उस समय ठीक है कोई डॉपलर वेदर रडार से मॉनिटरिंग वहाँ पर नहीं थे, ऐसा जो है ऐसे भी बीच में स्पेल रही होंगी जिसमें इतनी रेन मिली हो। तो वो तो कंटिन्यूसली 3 दिन तक जब रेन चलेगी तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो फिर अच्छा खासा देखने को मिलता ही है। जो बारिश होती पहाड़ों में एकदम जो है स्लो बहुत ज़्यादा है, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, तो पानी एकदम इकट्ठा हो जाता है जहाँ भी एक्टिविटी हो रही है और जो रिवर्स वगैरह में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस समय तो यही था कि रिवर के अलोंग ही लोग ट्रेवल कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं या उस तरह का वो कैजुअल उसमें एक तरह से रह रहे थे। तो जब एकदम पानी बढ़ गया तो फिर वो उनको मौका नहीं मिला कि वो निकल पाएँ। तो ये चीज़ें वही है कि हम लोग वार्निंग देते हैं, उसको थोड़ा लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा। कैजुअल होके आप नहीं ले सकते हैं, 1 दिन हो सकता है ठीक है, आप 10 दिन फ़ोरकास्ट कर रहे हैं, 1 दिन हो सकता है गलत भी होगा, लेकिन ज़्यादा जी, दिन वो सही है। तो आप उसको यूज़ करेंगे तो ये आपका बेनिफिट है, आप नहीं यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं फिर प्रॉब्लम आप ही को होती है। तो ये चीज़ें हैं। जहाँ तक अमरनाथ जी का था तो उसमें तो आईएमडी ने बोला था कि इस तरह की रेन कुछ हुई नहीं है। हाँ, बाकी जो ये है कि कोई जो एरिया ऐसा है जिसको हम लोग मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर आगे कहीं ऐसी एक्टिविटी हो गई हो जिसका फिर जो फ्लो है वहाँ बना है और एकदम पानी बढ़ गया है। और दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि वहाँ पे जो जो स्नो है इस समय पिघलती है तेज़ी से जब बारिश होती है, तो तब फिर जी, आप जी, पानी एकदम बढ़ जाएगा, उतनी बारिश भी नहीं होगी लेकिन साथ में स्नो भी उसमें जो मेल्ट हो रहा है, तो एकदम पानी बढ़ेगा जो। तो ऐसी जगहों में जो नाले वाली जगह हैं या नदी का बहाव है, तो वहाँ तो रहना चाहिए ही नहीं जो है, वो तो हमेशा ही इस समय मैं बोलूँगा खासकर जो रेनी सीज़न में बहुत खतरनाक है पहाड़ों में। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद विक्रम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को मौसम का गणित समझाने के लिए। और ऐसे ही और चीज़ों के गणित को समझने के लिए जनहित टाइम्स को देखिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद, चलिए। थैंक यू।